हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भाषा बोध। ठीक है, जो कि क्लास 12th हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 12 नंबर का आता है भाषा बोध पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका भाषा बोध में कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, हम वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको शब्द पढ़ने पड़ेंगे। शब्द में आपको क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द एवं निपात शब्द पढ़ने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको शब्द युग्म एवं उनके प्रकार पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर। ठीक है, उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, भाव सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन। ठीक है, एवं उसके अनुच्छेद अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो भाषा बोध है ना, आपके 12 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा भाषा बोध। तो आइए अपन इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो देखो, आप लोग देख सकते हो ये क्षेत्रीय शब्द। सबसे पहले मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना आपके पेपर में आएंगे, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, उतना ही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन आ सकती है कि क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो क्षेत्रीय शब्द ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रीय विशेष में बोले जाते हैं, जैसे कि आपका उदाहरण के लिए झोला, चूड़ी, डिबिया, थैला, लुटिया, लोटा, सांकर, अगोछा, जो क्षेत्र के शब्द होते हैं, जैसे तौलिया, झाड़ू, पोंछा, टंगरी, टांड इत्यादि। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेना, इसे ज़रूर लर्न कर लेना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप देख सकते हो तकनीकी शब्द। तो इसकी भी जैसे डेफिनेशन आ गई, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। या फिर अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए दो तकनीकी शब्द लिखिए। या फिर इसका एक और नाम होता है पारिभाषिक शब्द। आपकी ये डेफिनेशन पारिभाषिक नाम से भी आ सकती है, तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखो, किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। ये देखो, ये नाम आ गया ना। वास्तव में तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्निकल शब्द का ही हिंदी पर्याय है। तो जिसका उदाहरण है, जैसे भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त शब्द जैसे गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति तथा धार्मिक कृत्यों एवं कर्मकांड में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे यज्ञ, तप, आसन, कर्म, संकल्प इत्यादि तकनीकी शब्दों के उदाहरण है। तो अगर आपको दो तकनीकी शब्द के उदाहरण देना है, तो आप इधर से कोई भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसे भी आप जरूर लर्न कर लेना। उसके बाद है आपका निपात शब्द। ठीक है, ये है आपका निपात शब्द। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2022 में पूछा गया था। तकनीकी शब्द आपका 2023 में पूछा गया था। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे आगे, निपात शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ये है ना, आपकी 2-2 नंबर की आती हैं। ठीक है, और तो आप लिखोगे ना, निपात डाल के वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे रमेश, ये आपका उदाहरण है। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, केवल, ये केवल है, यही है निपात। ठीक है, ये निपात है। उसके बाद ये तक, जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, तो तक क्या हो गया, इसमें निपात हो गया। ठीक है, तो आप इतना ही कर लेना, बहुत हो जाएगा। आप बस ये 2 उदाहरण कर लेना और इधर तक आपको निपात की डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद आपका आता है शब्दयुग्म एवं उनके प्रकार लिखिए। ठीक है, तो शब्दयुग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सही उसकी परिभाषा लिखिए। तो आपका, आप इधर से लिख दोगे। देखो, वास्तव में दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वे शब्दयुग्म कहलाते हैं। आप इतना लिख दो, वास्तव में हटा के इधर से। आप जब दो शब्दों का एक, जो आप शब्दयुग्म में डाल के डैश करके, जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वे शब्दयुग्म कहलाते हैं। आप इतना लिख दोगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपको ये पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे काट दो आप। ठीक है, और आप इधर से एक उदाहरण भी कर लेना, ये कि वह बार बार मुझे देख रही थी। तो इसमें ये जोड़ रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, जैसे बार बार। तो ये क्या हो गया, ये शब्द युग्म हो गया। तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर। ठीक है, तो वाक्य से आप क्या समझते हैं, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद अर्थ एवं रचना के आधार पर, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर इनके नाम भी आपको याद करना है। तो ये पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, फुल वीडियो है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, तो इसकी भी आप शुद्ध शुद्ध वाक्य देख सकते हैं, बहुत अच्छे। ये 2 नंबर के आपके आते ही आते हैं, वाक्य शुद्धिकरण करना। उसके बाद आपका आता है वाक्य परिवर्तन। तो आपको वाक्य परिवर्तन इधर तक कर लेना, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसका भी 2-3 उदाहरण अच्छे से देख लें, पूरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो जैसे कि आपके मुहावरे भी आते हैं। ठीक है, 2 नंबर के आते हैं, और आपके जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ज़रूर कर लेना है। अगर आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ के सिंपल अंतर चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने वीडियो बनाई है, इसकी एक शॉर्ट्स वीडियो है।
ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ज़रूर लर्न करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, उनके अर्थ में बाकी के प्रयोग में। उसके बाद सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो आपको ये पूरा ही करना है कि राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, और इनमें जो अंतर है वो तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंतर है, तो आपको इसके 4 पॉइंट तो ज़रूर याद कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आता है, तो आप इसे भी अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद ऐसे आपकी डेफिनेशन पूछी गई कि भावपलन किसे कहते हैं, तो भावपलन आप इधर तक लिख सकते हो कि सूत्र रूप में कई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना भावपलन, समझाना भावपलन कहलाता है, तो आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट भावपलन भी है, तो अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करो, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सार संक्षेप टॉपिक। ठीक है, सार संक्षेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी उतना ही करो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इधर तक कर सकते हो। उसके बाद आपका विज्ञापन लेखन भी आता है, ये भी आपका ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशंस तो कर लो, लेकिन विज्ञापन लेखन आपका पूरा विज्ञापन लेखन बनाने के लिए भी आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे आपका मैंने विज्ञापन लेखन बताया है, वैसे ही आपका संवाद लेखन आप उसके अथवा में आता है। ठीक है, विज्ञापन लेखन और संवाद लेखन अथवा में आते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी दो व्यक्तियों से के बीच होने वाले संभाषण को संवाद कहते हैं, तो आप इतना लिख देना। उसके बाद ऐसे आपका आ गया कि आपके टीचर और आपके पेरेंट्स के बीच संवाद कीजिए। ठीक है, तो आप अपने मन से भी बना सकते हो, और विद्यार्थी टीचर्स के बीच में संवाद कीजिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसे भी ज़रूर लर्न कर लेना। उसके बाद आपका अनुच्छेद लेखन आता है, अनुच्छेद लेखन से आप कैसे अनुच्छेद लेखन को परिभाषित कीजिए, तो आप इधर तक लिख सकते हो उसको भी। ठीक है, और इसके कुछ अनुच्छेद लेखन भी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुल आपको इसमें 14 टॉपिक्स बता दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर लर्न कर लेना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, और अगर आपको और इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।